approaching the moon's surface. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिजिक्स में फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसकी ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आप पिछले बहुत सारे प्रीवियस जो आपके लिए हमने वीडियो डाला था उसमें आपने मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया था 2023 के क्वेश्चन बैंक का। अब हम लोग 2023 के ही क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन वो मैथ की क्वेश्चन नहीं होगी, वो फिजिक्स की क्वेश्चन होगी। तो आज हम लोग वो स्टार्ट करते हैं और फिर 2023 के सारे क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग 2022 में इंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बैक टू बैक जाते जाएंगे, फिर 2020 में जाएंगे और इस तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो जल्दी से हम लोग अपने वीडियो पे टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। आप दोनों मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक। आपने आइसोटॉप्स पढ़ा था क्लास टाइम, जिसको हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होती है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो वो है एक बिस्मथ नाम का आइसोटॉप्स है, जिसकी मास नंबर 210 है और इसकी अर्ध आयु 5 दिन है, मतलब हाफ लाइफ 5 दिन का है, ठीक है। तो हाफ लाइफ का मतलब हम ऐसे टी से टाइम लिखेंगे और हाफ लगा देंगे, यानी हाफ लाइफ हो गया, ठीक है। हाफ लाइफ जो है वो 5 दिन का है, ठीक। तो अब आप बताओ कि 20 दिन के बाद, ठीक है, न्यूक्लियस का कितना अंश बच जाएगा। मतलब क्वेश्चंस ये है कि मान लो कि आपके पास एक बिस्मथ है, ठीक है, और बिस्मथ का एक अमाउंट है, मतलब इतना मात्रा में मान लो बिस्मथ है, और इसका आधा भाग डिसइंटीग्रेट होने में, मतलब आधा भाग खत्म होने में, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के रूप में बनने में उसको 5 दिन का समय लगता है। तो 20 दिन के बाद वो कितना अमाउंट उसका बचेगा, ठीक है। तो ये देखना है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। देखो, न्यूक्लियाई डिकेड अविघटित अंश कितना अमाउंट में ये बचेगा, इसके लिए आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो, n/n0, ठीक है, इतना ही बचेगा, n/n0, ठीक है। अच्छा, अब n/n0 इसकी थ्योरी को अगर हम आगे समझे तो क्या है, मतलब क्लास टाइम में हम n/n0 सारा डिटेल्स बताया था, तो उतना लंबा नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास टाइम में आपने सारा पढ़ा था, ये आप शॉर्टकट हम आपको बताते हैं। आपको बस ये पता करना है n/n0, ठीक है। और कैसे पता करें, तो ये आपने 5 दिन हाफ लाइफ पता कर लिया और जो टाइम है वो 20 दिन का है, 20 दिन में आपको पता करना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आपको n/n0 का वैल्यू निकालना है। और n/n0 का वैल्यू कैसे निकालें, तो सीधा शॉर्टकट मेथड 1/2 के पावर n, मतलब ये सॉल्व कर लो, n/n0 निकल गया और जो n/n0 का वैल्यू है वही आपका अविघटित अंश है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसकी कैसे करें। तो हमको यहाँ पे n की सिर्फ वैल्यू पता कर लेना है, n का वैल्यू। अब n क्या है, तो n है, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक हाफ लाइफ 5 दिन का है, एक हाफ लाइफ 5 दिन का है, क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है। तो 20 दिन में कितने हाफ लाइफ बनेंगे, 4, है ना, क्योंकि अगर एक हाफ लाइफ 5 दिन में बनता है और हमारे पास 20 दिन है तो 5 को 20, यानी कि 4 हाफ लाइफ हमारे पास हो जाएगा। तो यही तुम्हारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। यानी सीधा ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग t को डिवाइड कर दे सकते हैं t1/2 से, मतलब जो तुम्हारा टाइम है उसको डिवाइड कर दो हाफ लाइफ से, तो 5 को 20 पता चल जाएगा कि क्या को हाफ लाइफ बनना है, ठीक है। तो 4, तो हम यहाँ पे 1/2 और n का जो वैल्यू है, ठीक है, वो डाल देते हैं 4, ठीक। तो रिजल्ट कितना आएगा, 1/2 के पावर 4, तो 1/16, ये आंसर हो गया। ऑप्शन मैच कर गया डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत सिंपली वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अगर हम एक क्वेश्चन बताएं, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी हाफ लाइफ 10 दिन की है, हाफ लाइफ 10 दिन की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन है, कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि एक ऐसी क्वेश्चन है जिसकी हाफ लाइफ, ठीक है, 10 दिन की है। तो आपको बताना है, ठीक है, कि 25 या 50 दिन के बाद, ठीक है, यानी 50 दिन के बाद उसका अमाउंट कितना बचेगा, ठीक। तो बस सिंपल सा बात है, आपको फॉर्मूला यूज करना है, n/n0 इक्वल टू 1/2 के पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो सीधा 1/2 और n। तो अब देखो हाफ लाइफ 10 दिन का है, तो 50 दिन में 5 हाफ लाइफ बनेगा, तो यहाँ 5 डाल दो, ठीक है। तो 1/में
32 यानी 1/32 ऐसा आंसर हो जाएगा, इतना भाग बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप अपने यहाँ पे वीडियो को आप यहाँ पहले हम क्वेश्चंस डाल दें। ठीक है, आप वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करने के बाद अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस 2023 फिजिक्स बिहार बोर्ड क्वेश्चंस बैंक का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज इन द ऑर्डर ऑफ। मतलब क्या कह रहा है ना कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कोई एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब विद्युत बल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट मीन्स विद्युत बल। ठीक है, और एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, और इन दोनों का रेशियो यानी डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो चार्ज का, ठीक है, दो चार्जेज का इज इन ऑर्डर ऑफ, मतलब दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है, जैसे किसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन हुई 2 × 10⁹, तो ये इसकी ऑर्डर हो गई 10⁹, ये पावर के रूप में जो है। ठीक है, तो ऐसा हमको पता करना है। तो सबसे पहले हमको दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स पता करना होगा, फिर दो चार्ज का ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना होगा, और जब ये दोनों पता हो जाए तो डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आना है तो आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चंस में थोड़ा तो कुछ मिसिंग है, और कुछ मिसिंग क्या है, मतलब इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम आपको दो रूप में करके दिखाएंगे। इसमें सॉल्यूशंस में मिसिंग क्या है वो समझो। मतलब ठीक है, दो चार्जेस का तो बात कर दिया, ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए ये थ्योरी लेना है या प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे दोनों की आंसर अलग अलग आएगी। ठीक है, तो क्योंकि चार्ज तो दोनों है ना, मतलब अगर दोनों सेम चार्जेज है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है, टू चार्जेज का बात कर रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर दोनों प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो अब ये हमको बात करना है और इसके बाद इसकी सॉल्यूशन करना है। तो ये दिया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको दोनों पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, दो आंसर हम बनाएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो आंसर होगा फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए चले और हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक है, Q1 × Q2/r²। आपने पढ़ा है विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला। चलो ये करते हैं। अच्छा, ये 1/4πε0 को हम एक कांस्टेंट k मान लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू तो 9 × 10⁹ है, लेकिन कट भी जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, इसकी वैल्यू इतनी। चाहे पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 9 × 10⁹ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, Q1 और Q2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। हालांकि माइनस में होती है, लेकिन हम फोर्स निकाल रहे हैं तो माइनस को हटा के रखते हैं। और Q1 × Q2 तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो दोनों पे सेम चार्ज, तो सीधा सीधा इसको स्क्वायर कर देते हैं अपॉन। ठीक है, और अब बात करें r² का, तो r जो है, अब दो मान के चलो कि दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, तो अब यहां पे डिस्टेंस रखना है, और डिस्टेंस कहीं दिया नहीं है कि दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो हम r² ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 × 1.6 का स्क्वायर है, तो 1.6 × 1.6 × 10⁻9 और यहाँ पे 10⁻38 है ना, क्योंकि 10⁻19 का स्क्वायर है। अच्छा, और अपॉन में r²। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 - 38 है, तो 38 में 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी कितनी बचेगी 29, यानी कि यहाँ पे बचेगा -29। ठीक है, अपॉन में तो r² बचेगा, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.6 × 1.6 × 9, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर लाते हैं सामने। 1.6 × 1.6 × 9, ठीक है, रिजल्ट आएगा 23.04। ठीक है, 23.04 ये रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकाले। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलो, अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, यहाँ Fg लिख देते हैं, और वहाँ पे
इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एफ ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसकी फॉर्मूला G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। M1 M2 यानी मास, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखना होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है। और मास इंटू मास, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी सॉल्यूशन 6.67 और 9.11 इंटू 9.11 स्क्वायर है, और यहाँ पे 10⁻11 और 10⁻31 का स्क्वायर है, ठीक है, तो -62 हो जाएगा, और अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। तो 6.67 9.11 और अपॉन में आर स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर ले, 10⁻62 और -61, ठीक है। तो ये दोनों पावर जो है यहाँ पे आप देखते हो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻3 और यहाँ पे 7, यानी 10⁻73। ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले इलेक्ट्रॉन का। अब दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है, रेशियो, और उसका फिर ऑर्डर निकालना है। तो नाउ रेशियो, अब रेशियो जिसका नाम पहले है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम पहले है और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम है, तो पहले जिसका नाम है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और फिर दोनों वैल्यू को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को अगर डिवाइड किया जाए, आप देखो इसका रिजल्ट आया था 23.04, ठीक है, 23.04 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन में आर स्क्वायर, ये आया था। आप अगेन इसको चेक कर लो, है ना। और अच्छा, और डिवाइड में मेन डिवाइड ये हो गया, और यहाँ की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे छूट गया था तो हम वही लिख देते हैं। 6.67 में 9.11 इंटू 9.11 मल्टीप्लाई करते हैं, 6.67 इंटू 9.11 इंटू 9.11, ठीक है। आप देखो रिजल्ट आया 553.5, है ना। बढ़ा के भी थोड़ा वैल्यू रख सकते हैं, 553.553.5, ठीक है। तो 553.5 ये हमने लिख दिया इतना, और भी आप डेसिमल के आगे तक भी ले जा सकते हो। अच्छा, इंटू 10⁻73 अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया वो ये आया। आप अगर यानी 23.04, ठीक है, और 553.5 इंटू 10⁻73, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्यूशन के लिए पहले तो इसको डिवाइड करना है 23.04 को, ठीक है, कितना से 553.5 से 23.04 डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या से डिवाइड करना था, 553.5, तो 553.5, रिजल्ट 0.041, ठीक है, 0.041, ठीक, इनटू, अब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन किया जाए तो 10⁻73 को ऊपर लिख दे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको नीचे लिख दे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.041 इंटू, अब 73 में से 29 सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि उतना कैंसिल हो जाएगा, तो 73 से 29 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 13 से 9 गया, है ना, 4, और ये 6 से 2 गया 4, यानी 44, ठीक है। तो ये 44 आ गया, 10 के पावर 44, अच्छा 10 के पावर 44। अब क्वेश्चंस में ऑप्शंस मैच करवाने के लिए देखो, अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग रूल्स क्या है ना कि हमेशा जो वैल्यू होता है, मतलब इस वैल्यू को, ठीक है, वो हम क्या करते हैं 0.2 से बड़ा रखते हैं, ठीक है, 0.2 से बड़ा, और 5 से छोटा रखते हैं। तो 0.2 से बड़ा, और ये है 0.0, मतलब ये 0.2 से छोटा है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस डेसिमल को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। डेसिमल को आगे बढ़ाने के लिए हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 10 से। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे 10 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। अब ये जैसे ही होगा तो ये 0.41 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻43, ठीक है। तो 10⁻43 ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑर्डर के रूप में नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा वैल्यू को और बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि हम डेसिमल को थोड़ा और आगे कर दें।
तो अगर हम 10 से और मल्टीप्लाई करें तो ये 4.1 हो जाएगा, और ये 10 से डिवाइड करना होगा तो 10 टू द पावर 42। ठीक है, तो अब देखो ये जो रिजल्ट आया 4.1 इंटू 10 टू द पावर 42, ये 10 टू द पावर 42 इसके ऑर्डर में आया। ठीक है, तो हमारी जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन के लिए 10 टू द पावर 42 हो जाएगा। 10 टू द पावर 42 ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाली आंसर, लेकिन फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो आपको, अब आप सोचोगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना टाइम, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये बनाना है, ये क्लास टाइम ही ये पढ़ना होता है, लेकिन अब आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब ये नहीं कि अब आप एग्जाम में बनाने जाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर आपका हालत खराब हो जाएगा, बनाते बनाते टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो आप इसकी आंसर याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो अगर निकालते हैं तो उसकी जो आंसर है वो 10 टू द पावर 42 आती है। ठीक है, और इसी तरह से हम प्रोटॉन का निकाल लेते हैं, और प्रोटॉन की भी जो रिजल्ट आएगी उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। ये छोटा सा बात है, याद आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन हमने आपको दिखा दिया कि आता किस तरह से। वीडियो पॉज कीजिए, देन टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, दूसरे वाले इसको भी आप वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब हम आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर रिजल्ट निकालनी हो तो कितनी होगी। ठीक है, तो चलो हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं प्रोटॉन का। ठीक है, प्रोटॉन का भी हम निकालते हैं पहले इलेक्ट्रिक फोर्स। फॉर्मूला तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 9 गुने 10 के पावर 9 इसकी वैल्यू। ठीक है, और चार्ज बात करें तो प्रोटॉन की भी तो चार्ज सेम ही होती है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 का स्क्वायर अपॉन आर। प्रोटॉन पे भी तो चार्ज सेम होती है, बस खाली पॉजिटिव होती है। तो सेम वही रिजल्ट आया, तो हमने प्रीवियस में सॉल्यूशन किया था तो वो रिजल्ट फाइनली लिख देते हैं। 23.04 इंटू 10 टू द पावर -29 है ना, 23.04 इंटू 10 टू द पावर -29 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला ये ना, G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और अगर हम बात करें मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास अलग था, मास प्रोटॉन का निकालते हैं तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27, और प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन का मास होगा तो इसका स्क्वायर कर लेंगे और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन थोड़ा कर लें। 6.67 इंटू 1.673 इंटू 1.673, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -54, ये हो गया 10 टू द पावर -11, और ये 27 दूना 54, और ये स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल यहाँ पे -11 और -54 कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 है ना, 5 1 6 65 -65 और अपॉन में आर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6.67 में, वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6.67, तो 6.67 मल्टीप्लाई विथ 1.673 इंटू 1.673, रिजल्ट आएगा 88.66, सॉरी 88 नहीं, 18.66, तो 18.6 यही लिखते हैं, है ना, 18.6 वैल्यू हमने निकाल लिया दोनों का। ठीक है, अब आपको रेशियो करना है, रेशियो। चलो, तो FE बाई FG, FE का वैल्यू 23.04 इंटू 23.04 इंटू 10 टू द पावर -29 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल देते हैं, और अब उसका वैल्यू लिखना है 18.6 इंटू 10 टू द पावर -65 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, ऑकवर्ड लग रहा है, -65 यहाँ पे आर स्क्वायर गया। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आया, अब इतना में ही हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो रिजल्ट क्या आया। सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 10 टू द पावर 65 को ऊपर ले जाएंगे और 10 टू द पावर 29 को नीचे लाएंगे, तो ये क्या होगा, इसका पावर जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा। और 23.04 को 18.6 से डिवाइड करते हैं, 23.0 को
18.6 है, ठीक है। तो 23.04 को 18.6 से रिजल्ट 1.23 है ना, 1.23 रिजल्ट आएगा 1.23। फिर 1.23 इंटू अगर हम इधर सब्ट्रैक्ट करें 65 से 29 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 से 9 गया 6 है ना, और फिर ये 5 बनेगा या 3, यानी कि 10⁻36 10⁻36। अब इस डेसिमल को हम लोग यहीं रखेंगे क्योंकि वैल्यू 0.2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अच्छा सॉरी 0.2 नहीं, 0.5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ। 0.5 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू, और 5 से छोटा होना चाहिए। इसी के कारण से यहाँ पे थोड़ा सा 2 बार कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए हमको करना था 0.5 से बड़ा, और हमने एक डेसिमल जब किया तो ये 0.4 हुआ, तो 0.5 से बड़ा नहीं हो पाया। तो 0.5 से बड़ा होने के लिए हमको 1 दशमलव आगे करना पड़ा, तो 4.1 हो गया। तो ये 0.4 से बड़ा हो गया और 5 से छोटा, 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए ऐसा, तो इसीलिए हमको 2 बार करना पड़ा। तो डायरेक्टली यहीं पे हमको 10 से मल्टीप्लाई ना करके अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 बार नहीं करना पड़ता, एक ही बार। तो ये बात याद रखना है, इस वैल्यू को हमेशा 0.5 से बड़ा रखना है और 5 से छोटा रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी इधर रिजल्ट आएगा वो उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये 1.2 है, तो डेफिनेटली ये 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 10⁻6 के रूप में आया है, ठीक है। तो ये आंसर भी आपके पास अवेलेबल होगा 10⁻36। लेकिन ये आंसर जो है ये वाली, ठीक है, ये फॉर प्रोटॉन है, और इस क्वेश्चंस में कहीं क्लियर नहीं किया है कि 2 चार्ज में हमको इलेक्ट्रॉन पे बात करना है कि प्रोटॉन पे बात करना है। अगर इलेक्ट्रॉन पे बात करना होता, ठीक है, अगर मान लो हमको इलेक्ट्रॉन पे बात अगर करना होता तो हमारी आंसर 10⁻42 होती, और अगर प्रोटॉन पे बात करना होता तो 10⁻36। तो अब आप सीधा बात याद रख लो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों का अनुपात इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻42 यानी ऑर्डर जो उसकी होगी, और प्रोटॉन के लिए 10⁻36, ठीक है। अब आप इन सब को आप ये अच्छे से इसको लिख लो। फिलहाल आप ये तो लिख ही लिए होंगे, चलो अब आगे देखो, ये आप कर लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लगातार 3 क्वेश्चंस बहुत टफ है, इस पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा, उसमें आंसर हम लोग सटीक कोई नहीं लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ही मिसिंग है, पूरा क्वेश्चंस वो दिया नहीं कि किस चार्ज पे बात करना था। फिलहाल तीसरा नंबर क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच 2 आवेश Q यानी 2 आवेश है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा कलर चेंज कर ले। 2 आवेश Q, तो एक आवेश Q और यहां आवेश Q, 2 आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच, यानी ये दोनों आवेश को, यानी 2 चार्ज है आपके पास और दोनों को मिलाने वाला एक लाइन है, ठीक है, और इसके बीच में एक आवेश रखा हुआ है स्मॉल q, मतलब 2 चार्ज q और इसके बीच में एक और चार्ज है स्मॉल q, ठीक है। अच्छा, तो बताना है 2 आवेश q को मिलाने वाली रेखा के बीच में अगर एक और छोटा q आवेश रख दिया जाए तो इस व्यवस्था में संतुलन करने के लिए q का मान क्या होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे एक आवेश, 2 आवेश है बड़ा बड़ा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का 2 आवेश है, और इसमें इसको मिलाने वाली एक लाइन खींची गई है, ठीक है, और उसके बीच में एक स्मॉल q रख दिया गया एकदम बीच में, मतलब इक्वल, इधर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इधर डिस्टेंस होगा। तो इसको बैलेंस करना है, संतुलन के लिए इस स्मॉल q का मान क्या होना चाहिए। तो बहुत आसान है, इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मान लो ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं और ये भी डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा, ठीक है। और अब इसकी सॉल्यूशन अगर फट से कर लें तो सबसे पहले हम इस पूरे सिस्टम पे बात करें। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम A और B और इस पॉइंट का नाम C। तो अगर हम फोर्स निकाले FAB, मतलब A से B के बीच में, A और दोनों चार्ज के बीच में, तो फॉर्मूला निकलेगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, तो Q1 और Q2 के जगह Q और Q ही लिखाएगा, और अपॉन R²। तो R² यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2x, तो R² मतलब 2x का स्क्वायर, यानी कि 1/4πε0 Q²/4x², ये निकल गया। एंड अब हम ये निकालते हैं, ठीक है, इसके बीच का फोर्स, तो जितना इसके बीच का फोर्स आएगा उतना ही इसके बीच का फोर्स आएगा,
क्यों? क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है। यहां जितना ये और ये मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ये Q जितना वैल्यू का है वही Q इतना ही वैल्यू का है, तो ये वाली वैल्यू यहां पे तुम फोर्स निकालो या यहां पे बराबर ही आएगा, तो कोई एक निकाल लेते हैं। फोर्स AC, A से C तक का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद Q1 इंटू Q2, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फॉर इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम यानी संतुलन के लिए, इसके संतुलन के लिए ये वाला फोर्स मतलब ये टोटल फोर्स इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी FAB जो है, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए FAC के, ठीक है, लेकिन निगेटिव फॉर्म में। या फिर इस तरह से समझ सकते हैं कि ये टोटल फोर्स और ये वाली फोर्स को ऐड करके वैल्यू 0 आना चाहिए, AC इक्वल टू 0, मतलब टोटल ये पूरे सिस्टम का फोर्स और ये वाली फोर्स ऐड करके 0 आना चाहिए, तो ये बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और अब FAB का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे कि ऐसा 0 क्यों होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें उतना ही बट आपको डिटेल्स दे पाएंगे। Q² बाई 4x स्क्वायर, FAC का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू Q बाई x स्क्वायर, ठीक है। बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इक्वल में 0 मैंने नहीं लिखा, इंटू Q² बाई 4x स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसको हम उस साइड ले जाते हैं, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई x स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल होगा ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर भी गया, तो बचा कितना, Q² इक्वल टू, ठीक है, Q² बाई 4 इक्वल टू, ये बचा इक्वल टू Q इंटू Q माइनस Q इंटू Q, उधर वो बचा। अब इस Q से एक Q भी गया, ठीक है, तो क्या बचा, Q बाई 4 इक्वल टू माइनस Q, और इसी Q का तो आपको वैल्यू चाहिए था, तो इस माइनस को इधर कर देते हैं तो माइनस Q बाई 4 हो जाएगा, यानी Q की वैल्यू हो गई माइनस Q बाई 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद आपको आसान क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल शुरुआत में 2-3 न्यूमेरिकल्स दे दिया और ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस था, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा है, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना ये। अच्छा, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, के बीच का कोण कितना होना चाहिए, मतलब इसके और इसके बीच की एंगल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि द्विध्रुव स्थिर रहे, ठीक है। यानी कि ये जो द्विध्रुव है, आपने द्विध्रुव पढ़ा था, मतलब एक तरफ माइनस Q चार्ज, एक तरफ प्लस Q चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटी रहे, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, यानी विद्युत द्विध्रुव। तो ये बैलेंस रहे, ठीक है, ये स्थिर अवस्था में रहे, चुपचाप ऐसे रुका हुआ रहे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मतलब आपको क्या ऐसा एंगल रखना होगा जिससे कि इसके और इसके बीच के ऐसा क्या एंगल करो, ठीक है, जिसके कारण से ये स्थिर अवस्था में रहे। तो आपने टॉर्क की फॉर्मूला हाल में पढ़ी थी, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। तो टाउ बराबर, ये भी आपने इसको तोड़ा था, PE साइन थीटा, इस रूप में। हाल फिलहाल का ही ये टॉपिक है। तो अब आप एक बात बताओ कि ये स्थिर है, ये थोड़ा सा भी रोटेट ना हो, ये रोटेट ना हो, अगर रोटेट नहीं होगा तो टॉर्क 0 आएगा। तो टॉर्क 0 कब आएगा, जब एंगल 0 आएगा, तो सीधा सीधा बात थीटा वैल्यू 0। अगर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर स्थिर अवस्था में ये ऐसे थोड़ा सा भी मूव नहीं किया है, तो डेफिनेटली एंगल 0 होगा, और जब एंगल 0 होगा तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चुपचाप रहेगा। तो एकदम ये आसान क्वेश्चन है, सीधा सा बात है कि बताओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का एंगल क्या हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल चुपचाप, विद्युत द्विध्रुव चुपचाप ऐसे रुका हुआ रहे।
तो वो सीधा बात है, थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी डी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, बहुत आसान है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। ये और आसान क्वेश्चन है, बताना है कि इन चारों में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर यानी सदिश राशि, इन चारों में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत आसान है। विद्युत फ्लक्स, पहले हिंदी वाले देख लो, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत स्थैतिज ऊर्जा ऊर्जा है, अदिश राशि है, लेकिन विद्युत तीव्रता ये सदिश राशि है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो है वो स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, सब आपको पता है, एनर्जी स्केलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है। तो ये आपका आंसर, यानी वेक्टर ही पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स गिवन बाय y1 एंड y2। मतलब क्या है ना कि दो वेव्स है, दो तरंग है आपके पास, दो वेव्स है, उसमें से एक ने ये विस्थापन किया, डिस्प्लेसमेंट, एक y1 और एक y2। एक ने किया 4 sin ओमेगा टी और एक ने किया 3 into cos ओमेगा टी। मतलब एक तरंग द्वारा जब तरंग चला तो माध्यम में विस्थापन हुआ। ठीक है, यानी जब वेव चला तो मीडियम में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट का ये वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको बताना है, ठीक है, कि इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगी, मतलब आयाम। दोनों वेव जाके आपस में मिल जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाए, मतलब कि दोनों जाके इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब सुपरपोज्ड हो रहा है। तो इसकी एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगी, महत्तम आयाम क्या होगी। चलो इसको सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसकी वैल्यू साइन में ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी रिजल्ट साइन में ही है। ठीक है, साइन में ही इसका रिजल्ट होता है। तो कॉस ओमेगा टी को हम साइन, ठीक है, 90 माइनस ओमेगा टी तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो 90 माइनस ओमेगा टी हमने लिख दिया। अब चलो यहां पे हम देखते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, एम्पलीट्यूड, यहीं पे आप फॉर्मूला ही होता था y बराबर a इंटू साइन ओमेगा टी। आप इंटरफेरेंस वाला चैप्टर जो लाइट में आपने पढ़ा था, लाइट में इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का चैप्टर, उसमें ये फॉर्मूला बताया गया था y बराबर a इंटू साइन थीटा, यही उसकी आयाम होती है एम्पलीट्यूड। तो इस क्वेश्चन में यहां भी आयाम दिया हुआ है। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं, इसको मिटाते नहीं, यहां भी आयाम दिया है और यहां भी आयाम दिया है। ठीक है, ये 4 है और यहां 3 है। तो फाइनल एम्पलीट्यूड निकालने की फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट पहले वाले आयाम का स्क्वायर दूसरे वाले वेव्स के आयाम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1, ठीक है, a2, क्लियर, और उसके बाद cos थीटा। ये फाइनल रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, a1 का वैल्यू लिखना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 4 इंटू 3, और cos थीटा, तो थीटा 90 डिग्री डालना है यहाँ पे, cos 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट 25 यानी 5। ठीक है, ऑप्शन मैच कर रहा है 5 बी नंबर। तो ये एम्पलीट्यूड निकालना है, क्लियर है। और ये वाला एंगल हो गया, यहाँ पे जो π/2 है यही इसकी फेज डिफरेंस हो गई। ठीक है, और यही एंगल के रूप में डिफाइन हो गया। तो ऐसे हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इसका सॉल्यूशन ये करोगे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी एक न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब हमको फॉर्मूला चाहिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का किसी सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, सोलेनॉइड मतलब परिनालिका होता है। तो इस परिनालिका यानी सोलेनॉइड की चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र चाहिए, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र चाहिए, यानी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। ये मैग्नेट के चैप्टर में इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, अभी हमारे क्लास में मैग्नेट तो अभी बाकी है, कुछ दिन बाद होगा, लेकिन इसकी फॉर्मूला निकाली जाएगी। तो आप इसकी आंसर डायरेक्ट याद रखो, इसकी फॉर्मूला यही आएगी, b² / 2ε0, क्योंकि एक डेरिवेशन है जो कि 5 नंबर का टॉपिक भी बन सकता है। तो वहां पे हम लोग जब निकालेंगे तो वो फॉर्मूला याद रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम आ ही रहा है, और 5 मार्क्स में भी काम आएगा। तो ये आप डायरेक्ट याद रखोगे b² / 2μ0। ठीक है, ये आंसर होगा, क्लियर। ठीक है, रोको जरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निकेल।
निकेल कैसा सब्सटेंस है, बस ये सब चीज याद करने की है। निकेल जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी लौह चुंबकीय। ठीक है, ये तो ये सब याद करने की चीज है, ये सब बनाने की है नहीं। जो निकेल है वो फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय है। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर हम लोग चलें तो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, मतलब कि मैग्नेटिक मेरिडियन ये और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहता है? हिंदी में मैग्नेटिक मेरिडियन जो है उसको चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं, और जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो होता है उसको भौगोलिक याम्योत्तर बोलते हैं। तो इसके बीच का कोण कितना होना चाहिए, मतलब इसके बीच के कोण को कहते क्या है ये, तो ये भी याद करने की चीज है। डिक्लाइनेशन यानी दिक्पात, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है, ये मैग्नेट में पढ़ेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, ये सब क्लास की चीज है। तो इन दोनों के बीच के जो एंगल होता है उसको दिक्पात बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको डिक्लाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब ये आपने न्यूमेरिकल्स किया है लाइट के चैप्टर में, कह रहा है कि एक आपके पास उभयोत्तल लेंस है। ठीक है, मतलब बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब एक ऐसा कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस मतलब इधर से भी कन्वेक्स है और इधर से भी कन्वेक्स है, ऐसा एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, जब ये दो लेंस तो हमेशा दो सरफेस से बनता है ना, इधर की एक सरफेस, इधर की सरफेस, तो इसके पास R1 और R2 दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, एक होती है, एक होगी प्लस 20 सेंटीमीटर तो एक होगी माइनस 20 सेंटीमीटर, ऐसा न्यूमेरिकल्स आपने बनाया है। ठीक है, अच्छा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, 1.5, तो म्यू का वैल्यू 1.5। तो आपको बताना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ। आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। तो म्यू की वैल्यू आपने बनाया, अब आपको याद आ गया होगा कि आपने सॉल्व किया है। r1 की वैल्यू 20, r2 की वैल्यू -20, सॉल्व करेंगे ये 0.5 आ जाएगा, 1.5 से 1 सब्ट्रैक्ट होके, ये माइनस माइनस प्लस तो 2/20 हो जाएगा, तो ये हो गया 10। ठीक है, और 5 और 0.5/10 इसका डेसिमल तोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा 100, तो 20/100 यानी 1/20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में तो 1/20। अब आप देखिए 1/20 रिजल्ट यहाँ पे है, तो 1/20 सेंटीमीटर यानी डी आंसर। ठीक है, तो देखिए डी आंसर मैच कर गया। आसान है क्वेश्चंस, बना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट 14, फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, और एक फोटोन है आपके पास। फोटोन, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, या फोटोन जो लाइट की पार्टिकल्स होती थी, प्रोटॉन नहीं, फोटोन जो लाइट की पार्टिकल्स है, छोटी छोटी टीनी पार्टिकल्स जो एनर्जी के पैकेट के रूप में होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, और दोनों की वेवलेंथ सेम है। मान लो अगर इसकी वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है वो लेमडा है, तो इसकी भी वेवलेंथ लेमडा है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। ठीक है, तो विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, तो इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, मतलब हिंदी में क्वेश्चन अगर जाने तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, दोनों की वेवलेंथ, वेवलेंथ बोले तो दोनों की तरंगदैर्घ्य समान है, वेवलेंथ समान है यानी तरंगदैर्घ्य समान है। तो इन चारों में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दोनों के लिए बराबर होगा? ठीक है, तो वो होगा, ठीक है, वो होगा मोमेंटम। मोमेंटम यानी संवेग, ये संवेग मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की अगर वेवलेंथ बराबर है, ठीक है, तो उसकी मोमेंटम यानी संवेग बराबर होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आप याद कर लो। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन की अगर वेवलेंथ बराबर है तो उसकी मोमेंटम बराबर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का अगर तरंगदैर्घ्य बराबर है तो उसकी संवेग, ठीक है, संवेग 100% बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्या कह रहा है ना कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या करता है। आपने नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा था। नाभिकीय रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर का 5 भाग होता था, है ना, आपने पढ़ा था। तो आपने बहुत सारा उसमें फ्यूल पढ़ा था, मॉडरेटर पढ़ा था, कूलेंट पढ़ा था, सील्ड पढ़ा था, ऐसे ऐसे आपने 5 उसका भाग पढ़ा था। तो उसमें एक मंदक था, मंदक को मॉडरेटर बोलते हैं। मॉडरेटर, यहां मॉडरेशन लिखा है, ठीक है। तो मॉडरेटर, तो मंदक जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो मंदक है यानी न्यूक्लियर, वो मॉडरेटर, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मंदक है यानी कि जो मॉडरेटर है वो क्या करता है। तो नाम ही है मंदक। मंदक मतलब मंद करने वाला, और मंद बुद्धि, अगर किसी को बोले मंद बुद्धि है तो कम बुद्धि है, तो मंदक मतलब कम करने वाला। तो उसका काम था, याद करो, न्यूट्रॉन का वेग कम करना, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को वो कम करता था। तो यहां पे न्यूट्रॉन की गति को मंद करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, यहां ये, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा था। चलो नेक्स्ट, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आपको पी टाइप का अगर आपको सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको इन चारों में से कौन सा आपको ये अशुद्ध तत्व मिलाना होगा, यानी इंप्यूरिटी मिलाना होगा। यानी कि पी टाइप का आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, अर्धचालक। तो सीधा बात है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, आपको बनाना होता था ट्राईवैलेंट, यानी त्रिसंयोजक तत्व मिलाना होता था। तो इसमें सब देख लेना है कि त्रिसंयोजक क्या है, कौन सा है त्रिसंयोजक यानी ट्राईवैलेंट। तो वो बोरॉन है, बोरॉन आप चेक कर लो, ठीक है, बोरॉन। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 17, डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का उपयोग किस रूप में होता है। तो सीधा सीधा डिस्टकारी के रूप में। डायोड का यूज डिस्टकारी के रूप में होता है, यानी रेक्टिफायर, ठीक है। अब रेक्टिफायर क्या है, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल देता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ये है आपका डायोड। तो डायोड का यूज सीधा सीधा रेक्टिफायर यानी डिस्टकारी के रूप में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, द लॉ, ठीक है, गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज इज नोन एज। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल क्या है, यानी दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है। सीधा बात है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, अच्छा यहां लॉ पूछ रहा है, सॉरी, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो कुलम्स लॉ आपने पढ़ा था, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स या कुलम फोर्स बोलते हैं। तो वो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया था, तो कुलम्स लॉ, ये भी आसान है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। एक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इस विद्युत विभव का वैल्यू आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। मतलब बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा ये तो हमको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर। लेकिन हालांकि ये पूछ नहीं रहा है, हमने एक बता दिया कि क्या होगा, लेकिन ये वैल्यू यही होता था, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। लेकिन यहां पूछ रहा है ना कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान, इनमें से कौन ऑप्शन से मैच करेगा। तो चारों ऑप्शंस को देख के अकॉर्डिंग यही पता चल रहा है कि ये पूछ रहा है कि आर के समानुपाती, कि आर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या आर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे तो सीधा बात है ना, इसमें और इसमें रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही तो है, यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानी बी नंबर आंसर। इसमें भी आर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये सीधा बात है ना। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फॉर्मूला होती है ये Q बाई आर स्क्वायर। तो वो हो जाता फिर कौन सा, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये वाली आंसर, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अब देखो, द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर, मतलब आपको रिलेशन बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये थ्योरी अभी आप नहीं पढ़े हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी संवहन वेग, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के बीच में रिलेशन बनाना है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना होगा, ये तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास टाइम, VD प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है, ये इसका